हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं नीट पीवाईक्यू सीरीज ऑफ सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट थ्री डायमेंशनल जो है वो व्यू वाला चैप्टर है, तो स्टूडेंट को थोड़ा सा टफ तो लगता ही है, ठीक है। लेकिन सीबीएसई ने इसको डिलीट कर दिया है, लेकिन वो नीट और जेई से डिलीट नहीं हुआ है। तो आपको इससे क्या हेल्प मिलेगी कि आपको नीट में किस टॉपिक पर, कौन से फॉर्मूलाज पर आपको फोकस करना है सॉलिड स्टेट में, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट चैप्टर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, केटाइन एंड एनाइन कंबाइंस इन अ क्रिस्टल टू फॉर्म फॉलोइंग टाइप ऑफ कंपाउंड। आपको पता है कि जब भी केटाइन केटाइन क्या होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन को मेटल लूज कर देता है, ठीक है, जो आयन फॉर्म होता है दैट इज केटाइन। केटाइन और एनाइन में जब भी इंट्रैक्शन होता है तो कौन से कंपाउंड बनाते हैं? दीज आर आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो आयोनिक बॉन्ड बनता है, लाइक NaCl आपका जो है आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो टू आयोनिक सॉलिड है, दो आयोनिक सॉलिड हैं, वन इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड अनदर वन इज Ki। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। आपको पता है जब ये आयनिक सॉलिड है तो दोनों का ही मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? काफी ज्यादा होता है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट आयनिक सॉलिड का ज्यादा होता है। लैटिस एनर्जी ऑफ CO इज मच लार्जर देन दैट ऑफ Ki। ये भी लैटिस एनर्जी का अगर मैं कंपैरिजन करूं, पहला तो जो है कि CO हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, मैंने अभी आपको बताया कि आयनिक सॉलिड का जनरली मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। अगर मैं लेटिस एनर्जी का कंपैरिजन करूं तो आपको पता है जितना ज्यादा चार्ज होगा आयंस पर, जितना ज्यादा चार्ज होगा आयंस पर, उतना ज्यादा उस पर क्या होगी? उतना उसकी लेटिस एनर्जी होगी। इस पर चार्ज कितना होता है? Ca2 प्लस 2 माइनस, ठीक है। और Ki पे चार्ज होता है K प्लस और I माइनस। तो चार्ज जितना ज्यादा उतना ज्यादा लेटिस एनर्जी होती है, ठीक है। तो ये भी आपका करेक्ट है। Ki है हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये भी करेक्ट है, उसने कंपैरिजन नहीं कराया, लेकिन Ki का हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा क्योंकि वो आयोनिक सॉलिड है। Ki इज सॉल्युबल इन बेंजीन। देखिए अभी आप बोल रहे हैं कि Ki कैसा है? आयोनिक सॉलिड है, और आयोनिक सॉलिड है मतलब ये पोलर है, तो पोलर डिसॉल्व इन पोलर। जब आयोनिक है तो ये पोलर में डिसॉल्व होगा। और बेंजीन आपका कैसा है? बेंजीन इज नॉन पोलर। आपका क्या है? नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो Ki इसमें सॉल्युबल नहीं हो सकता। केमिस्ट्री में एक फंडा होता है कि लाइक डिसॉल्व इन लाइक, तो Ki जो है वो सॉल्युबल नहीं होगा बेंजीन में, तो डी विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम एक्सियल रेशियोज आर, ओके, उनमें अगर हम जो उसका लेंथ होती है क्यूब की, अगर वो देखें तो वो इक्वल नहीं है, ठीक है। लेकिन ऑर्थोरोम्बिक में अगर एंगल देखें तो एंगल अल्फा, बीटा और गामा इक्वल होते हैं, और ये होते हैं 90 डिग्री के, ठीक है। तो आपकी एनसीईआरटी में टेबल दे रखी है, उसमें कई सारे टाइप के यूनिट सेल दे रखे हैं, हमें कई टाइप के क्रिस्टल लैटिस दे रखा है, तो हमें उनको एक बार उनके फॉर्मूला पढ़ना है, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो गया? बी विल बी योर आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The FCC crystals contains how many atoms in each unit cell? FCC में क्या होता है? FCC अगर हम देखें, FCC में अगर एटम जो रखे जाते हैं वो कहां पर होते हैं? एक तो होते हैं सारे 8 कॉर्नर्स पर, 8 कॉर्नर्स पे होंगे, ये आपके 8 कॉर्नर्स पे रहते हैं, और जो ये फेस है और फेस पर रहते हैं, एक तो आपके कॉर्नर्स पर और एक ये जो फेस है उस पर रहते हैं, ठीक है। तो ये मैं डार्क से शो कर दे रही हूँ फेस वाला, ठीक है, और ये एक फ्रंट फेस, एक बैक फेस, ठीक है। तो इस तरह से एफसीसी में, दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो 8 में जो कंट्रीब्यूशन होता है, अगर मैं देखूं कॉर्नर्स पर, कॉर्नर्स का अगर देखूं तो 8 कॉर्नर्स
और हर एटम का अगर मैं देखूं 8 कॉर्नर्स और हर एटम का कितना रहता है 1/8 कंट्रीब्यूशन होता है एक यूनिट सेल में, मतलब 1/8 पार्ट एक यूनिट सेल में प्रेजेंट होगा। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स अगर मैं देखूं तो कितना हो गया 1। ठीक है, ये तो हो गए कॉर्नर्स की बात। अगर मैं बात करूं फेस पर, फेस पर कितना होता है, दैट इज ये आपके 6 फेसेस हैं और हर फेस में जो एटम का कंट्रीब्यूशन होता है दैट इज 1/2। तो मतलब कितना हो गया 3। तो मैं अगर टोटल नंबर ऑफ एटम्स देखूं इन एफसीसी यूनिट सेल तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका सी, दैट इज 4 इन अ एफसीसी यूनिट सेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल। हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल मतलब हेक्सागोनल में नंबर ऑफ एटम्स अगर देखें हम, हेक्सागोनल यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स होते हैं आपके 6। और हमें एक बात पता है जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, जैसे मैंने इसको n मान लिया, तो उतने ही आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो गए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो गए आपके 6, मतलब n के इक्वल होते हैं ये। ठीक है, अगर मैं देखूं लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड्स मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, इट इज इक्वल्स टू n। और अगर मैं देखूं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, अगर मैं देखूं टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो है वो नंबर ऑफ एटम्स के डबल होते हैं। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं 2n, जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उसके डबल, मतलब 2 × 6 दैट इज 12। तो आपसे पूछा है सबसे पहले टेट्राहेड्रल वॉइड्स देन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पूछे हैं, तो टेट्राहेड्रल कितने हो गए 12 और ऑक्टाहेड्रल हो गए आपके 6। तो आंसर हो गया 12,6 मींस ए विल बी योर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A compound is formed by cation and anion A. Okay, एक cation है और एक anion है। ठीक है, C is cation and A is anion। एक कंपाउंड बना हुआ है, the anions form hexagonal close packed lattice and the cations occupy 75% of octahedral voids। Okay, तो अगर मैं देखूं कि आपको बोला है anions फॉर्म हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, एनाइन जो है वो किसमें है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में है। हेक्सागोनल में मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में है, मतलब नंबर कितना हो गया, केटायंस के नंबर कितना हो गया, केटायंस के नंबर हो गया आपका 6। हेक्सागोनल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं 6। ठीक है, केटायन का हो गया 6। अगर मैं देखूं एनाइन, सॉरी एनाइन इज अ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, एनाइन लिख देते हैं यहाँ पर। एनाइन का हो गया आपका, क्योंकि ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में है, तो एनाइन हो गया आपका कितना 6। ठीक है, अब अगर मैं देखूं केटायन, केटायन क्या कर रहा है 75% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। जब नंबर ऑफ एटम्स अगर हेक्सागोनल में देखें हम कितने हैं 6 हैं, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कितने हुए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी आपके 6 हुए। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कितने हो गए 6 हो गए, क्योंकि जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उतने ही आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं। तो इसका 75% मतलब 75/100 × 6, तो ये हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका 4, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 2, मतलब केटायन हो गया आपका 9/2 और एनाइन हो गया आपका 6। क्योंकि एनाइन बोल रहा है वो कि कहां पर है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, मतलब 6 उसके एटम्स हो गए। चलिए, तो अगर मैं इसे होल नंबर में चेंज करूं, तो अगर मैं इसको C 9/2 है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों में होल नंबर को चेंज करने के लिए, तो ये हो गया आपका 9, तो हो गया C9 A12। अगर मैं इसे 3 से डिवाइड दे देती हूँ तो आ गया मेरा C3H12।
ठीक है, तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को करेंगे। ये आपके क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, पहले बोर्ड में था तो बोर्ड में काफी इस टाइप के क्वेश्चन आते थे, अब नीट में भी आपको इस टाइप का ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या हो गया C3H4, C3H4 मीन्स D विल बी योर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इन कैल्शियम फ्लोराइड हैविंग द फ्लोराइड स्ट्रक्चर। ओके, देखिए कैल्शियम फ्लोराइड CaF2। ठीक है, कैल्शियम फ्लोराइड का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज फ्लोराइड स्ट्रक्चर होता है, फ्लोराइड स्ट्रक्चर। और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कैल्शियम आयन को 8 फ्लोराइड आयन सराउंड किए होते हैं। ठीक है, 8 फ्लोराइड आयन जो है वो सराउंडेड होते हैं कैल्शियम 2+ आयन को, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है 8। जबकि फ्लोराइड आयन को जो फ्लोराइड आयन है उसको कैल्शियम 2+ के 4 आयन सराउंड किए होते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाता है 4। ठीक है, तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। फ्लोराइड स्ट्रक्चर आपको सारे स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, तो आपको उसका कोऑर्डिनेशन नंबर याद होना चाहिए, मींस 8 and 4 विल बी योर आंसर। 8 and 4 विल बी योर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयनिक रेडियाई ऑफ A+ and B- आर। ओके, आपको ये तो पता है कि रेडियस ऑफ कीटाइन अपॉन रेडियस ऑफ एनाइन, अगर आप इसका रेशो निकाल लेंगे तो आपको एक टेबल जो एनसीईआरटी में गिवन है, अगर वो याद होगी तो आप निकाल सकते हैं कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, उसका अरेंजमेंट क्या होगा। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू, अगर मैं निकालूं कीटाइन की रेडियस आपको 0.98 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन 1 एंड एनाइन की दे रखी है 1.81 इंटू 10⁻⁻10। ये हो गया। और अगर मैं 9 से देखती हूँ तो 2 टाइम्स आएगा, मतलब इसका आ जाएगा 0.5 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने अप्रोक्स कैलकुलेशन की है। अगर मतलब ये जो रेशो है, रेडियस रेशो, ये लाई कर रहा है 0.414 से 0.732। ठीक है, और ये क्या बताता है कि अगर इसके बीच में लाई कर रहा है रेडियस रेशो, तो इसका मतलब इसका कैसा अरेंजमेंट है, ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट है। आपकी टेबल में है ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट, और ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट मतलब NaCl टाइप का स्ट्रक्चर, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया आपका 6। ओके, तो आंसर हो गया आपका 6। ठीक है, तो C विल बी योर आंसर। इस तरह से आप कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सॉलिड कंपाउंड XY हैज NaCl स्ट्रक्चर, मतलब क्या हो गया, वही ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट है। If the radius of the cation is 100 picometer, the radius of the anion Y- will be, okay? अभी हमने देखा बेटा कि cation की रेडियस अपॉन एनाइन की रेडियस इज इक्वल्स टू कितना हो गया। अब हमें कीटाइन की रेडियस गिवन है, अगर ये NaCl स्ट्रक्चर बोल रहा है, NaCl स्ट्रक्चर मींस ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट, इसने हमें बोल दिया NaCl स्ट्रक्चर मींस ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट। ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट है। ऑक्टाहेड्रल में जो रेशो होता है 0.4142 टू 0.732 पर के बीच में लाई करता है। इसका मतलब यहाँ पर 0.414 से 0. तो हम जो मिनिमम वैल्यू होती है, कभी भी आपको रेडियस रेशो का हो तो मिनिमम वैल्यू जो है उसको लेके आप वैल्यूज कैलकुलेट करते हो। तो यहाँ पर क्या रख दिया आपने, ये आपको गिवन है, रेडियस रेशो गिवन है, दैट इज 0.414। अब आपको कीटाइन की रेडियस दे रखी है, मतलब 100, एनाइन की आपसे पूछी है, ठीक है, और 0.414, तो R नेगेटिव, मतलब रेडियस ऑफ एनाइन इज इक्वल्स टू 100/100 पिकोमीटर गिवन है। ठीक है, तो आपका आंसर जो निकलेगा वो पिकोमीटर में निकलेगा 0.414, तो ये आपका आ गया
लगभग 200, तो 200 कुछ होगा, ठीक है। तो 241.5 विल बी योर आंसर, ठीक है। तो आप 241.5 विल बी योर आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स X and Y crystallizes in a cubic structure in which the X atoms are at the corners of cube, ठीक है। एक कोई मतलब कोई कंपाउंड है जिसमें X एटम्स क्या है, X एटम्स are at the corners of cube and Y atoms are at the face centers, ठीक है। तो X प्रेजेंट कहां पर है, एट कॉर्नर्स। X एटम्स कहां पर है, एट कॉर्नर्स। मींस कितने कॉर्नर्स होते हैं आपके, 8, और हर एटम कितना कंट्रीब्यूट करता है एक यूनिट सेल में, दैट इज 1/8। तो आपका हो गया 1, मतलब X की वैल्यू आ गई 1। अब बोल रहा है Y एटम्स आर प्रेजेंट एट द फेस सेंटर। Y एट कहां पर है, फेस सेंटर्स पर। Y कहां पर है, फेस सेंटर्स पर। मींस फेस कितने हैं, 6 फेसेस हैं, और हर फेस में एटम कितना कंट्रीब्यूट करता है एक यूनिट सेल में, अगर वो फेस सेंटर पे रखा है, दैट इज 1/2 मींस 3। मतलब X1 और Y3, तो XY3 आपका आंसर हो गया, मतलब A विल बी योर आंसर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बेहद इजी होते हैं और जल्दी होते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आने के भी काफी चांस होते हैं जो स्ट्रक्चर में अरेंजमेंट पूछा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। An element has a body center cubic structure with a cell edge of this, ठीक है। और आपसे पूछा गया है कि the atomic radius is, एटॉमिक रेडियस पूछी गई है। मतलब बॉडी सेंटर का मतलब क्या होता है कि एटम कहां पर है, एटम है कॉर्नर्स पर, और एक एटम आपका सेंटर पर रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक सेंटर पर रखा हुआ है एटम, और कहां पर है, कॉर्नर्स में एटम है, ठीक है। तो दैट इज बॉडी सेंटर, ठीक है। तो इसको अगर हम बनाएंगे तो एक एटम आपका सेंटर पर है, और ये हो गया आपका एक कॉर्नर पर, और ये हो गया आपका दूसरे कॉर्नर पर एटम, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये आपकी पूरी यहां से लेकर ये जो बॉडी डायगोनल की जो डिस्टेंस है लास्ट तक, ये कितनी होती है, √3a। तो ये डिस्टेंस कितनी होती है, √3a। मतलब ये पूरी जो एज है ये कितनी हो गई, √3a। और √3a किसके बराबर है, अगर मैं देखूं तो ये r, ये 2r और ये r, मीन्स 4r इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया, r 2r और r इज इक्वल्स टू √3a, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है, रेडियस पूछा है। रेडियस इज इक्वल्स टू √3/4a। a की वैल्यू अगर आप रखोगे तो r इज इक्वल्स टू √3/4 इंटू 288। आपसे कैलकुलेट नहीं कराया है तो आंसर क्या हो जाएगा, A विल बी योर आंसर। अगर आपको कैलकुलेट कराने को देता तो आप वैल्यू रखते एंड यू विल गेट द आंसर इन पिकोमीटर, ठीक है। तो आपसे सिंपली आपसे पूछा है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, द वैकेंट स्पेस इन BCC लैटिस यूनिट सेल इज, देखिए जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है, पैकिंग एफिशिएंसी इन BCC सेल, BCC यूनिट टाइप ऑफ सेल, जो तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है कि वॉल्यूम एटम्स ने कितना ऑक्यूपाई किया है अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है, इनटू 100, दैट इज पैकिंग एफिशिएंसी। तो वो होती है BCC में, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगी 68%। इसमें पूछा है आपसे कि वैकेंट स्पेस कितना है, तो टोटल स्पेस में से अगर मैं पैकिंग एफिशिएंसी, तो अगर मैं वैकेंट स्पेस पूछ रहा है मुझसे, वैकेंट स्पेस मतलब वॉइड्स कितने हैं, वैकेंट स्पेस मतलब वॉइड्स कितने हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वैकेंट स्पेस मतलब वॉइड्स कितने हैं इस तरीके की यूनिट सेल में, तो कितना हो गया 100 - 68, तो दैट इज 32%,
32%। तो वॉइड या फिर वैकेंट स्पेस जिसे कहते हैं वो कितना होता है बीसीसी में 32% ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी आती है आपकी 68%, मतलब सी विल बी योर आंसर। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी का डेटा, इसमें डेटा आपको अगर याद है, ठीक है, आप कैलकुलेशन कीजिए, लेकिन डेटा अगर आपको याद है तो नीट के क्वेश्चंस काफी इजीली हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब and the distance between the body centered atom and one corner atom in the cube। मैंने बताया था अभी आपको कि जब बॉडी सेंटर के बारे में बताया तो बॉडी सेंटर में बताया कि ये एटम ये बॉडी सेंटर में रखा हुआ है क्यूब के, ठीक है, और एक एटम ये कॉर्नर पर है और एक एटम इधर कॉर्नर पे है। ठीक है, तो जो ये वाली डिस्टेंस थी वो टोटल हमारी कितनी थी, दिस डिस्टेंस इज ये पूरी, ठीक है, बॉडी डायगोनल की जो डिस्टेंस थी दैट इज √3a। ठीक है, और हमने ये भी बताया था कि 4r इज इक्वल टू √3a। तो अगर मेरे से पूछा है कि एक कॉर्नर वाले एटम, तो दिस इज योर कॉर्नर एटम, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जब पूरी डिस्टेंस √3a है तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई √3a/2। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या पूछ क्या रहा है वो, ऐसा नहीं कि √3a इज इक्वल टू 4r है तो आपने वही टिक कर दिया। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि एक कॉर्नर तक डिस्टेंस कितनी होगी उस सेंटर वाले एटम से, तो कितनी हो जाएगी √3a/2 मींस ए विल बी योर आंसर, सॉरी डी विल बी योर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स प्रेजेंट इन अ सिंपल क्यूब इज। अभी हमने पैकिंग एफिशिएंसी बताई थी, तो उसी का वो एफिशिएंसी 100 में ना पूछ के वो फ्रैक्शन पूछ रहा है। तो अगर मैं देखूं पैकिंग फ्रैक्शन कि कितने मॉलिक्यूल उसने पैक कर रखा है किस तरह से, ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन अगर मैं देखूं तो ये होता है आपका वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ तो अगर मैं देखूं टोटल वॉल्यूम किसी भी क्यूब का, क्योंकि यूनिट सेल क्या है, क्यूब है, ठीक है, तो क्यूब का टोटल वॉल्यूम कितना होता है, क्योंकि इसकी जो एज लेंथ है दैट इज ए, अगर इसकी एज लेंथ ए है तो इसका वॉल्यूम हो गया कितना ए क्यूब। ठीक है, तो यूनिट सेल का वॉल्यूम आ गया ए क्यूब। अच्छा, इसमें क्या हो जाएगा, इसका नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, इनटू वॉल्यूम ऑफ ईच एटम, तो वॉल्यूम ऑफ ईच एटम कितना होगा 4/3πr³। ठीक है, अपॉन टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम कितना होता है ए क्यूब। ठीक है, हमें पता है कि सिंपल क्यूब में अगर मैं ये देखूं कि यहाँ पर 2 एटम है, सिंपल क्यूबिक का मतलब होता है आपका कि जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है उसे हम सिंपल क्यूबिक बोलते हैं। तो अगर हम देखें तो उसमें ये जो है यहाँ पर एक एटम होगा, एटम्स कहाँ पर होंगे ओनली एट कॉर्नर्स, यहाँ पर एक एटम है। ठीक है, तो ये जो पूरी ए है, ठीक है, ये जो एज लेंथ है वो किसके बराबर है, तो ये पूरी एज लेंथ इसके 2r के, एक r ये और एक r ये, मतलब a इज इक्वल टू क्या होता है 2r इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो अगर मैं a की जगह 2r रख दूं और नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने होते हैं 1 × 4/3πr³ और a को मैं रिप्लेस कर दूं विद द वैल्यू ऑफ r, तो हो गया 2r का होल क्यूब। तो 2r का होल क्यूब जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4/3πr³ और यहाँ पे आ गया आपका 8r³। यहाँ से आपका r³ से r³ कैंसिल, 4 × 2 = 8 और ये आ गया आपका π/6। अगर वो पैकिंग एफिशिएंसी पूछता तो इनटू 100 कर देते, लेकिन यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन पूछा है दैट इज π/6 मींस डी विल बी योर आंसर। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक का आपको इस तरह से सिंपल क्यूबिक या फिर बीसीसी या एफसीसी पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए और आपको इसकी वैल्यूज भी
लर्न होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयरन एग्जिबिट बीसीसी स्ट्रक्चर एट रूम टेम्परेचर। ओके, ये बोल रहा है कि आयरन जो है वो रूम टेम्परेचर पर बीसीसी स्ट्रक्चर है। ओके, अबव 900 डिग्री सेंटीग्रेड इट ट्रांसफॉर्म टू एफसीसी स्ट्रक्चर। ओके, रूम टेम्परेचर पर था कितना, बीसीसी स्ट्रक्चर, लेकिन जैसे ही उसको 900 टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वो एफसीसी में कन्वर्ट हो गया। चलिए, द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ आयरन एट रूम टेम्परेचर टू द 900 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, ये आपसे पूछा है, तो रेशियो ऑफ डेंसिटी क्या होगा, ठीक है। तो डेंसिटी एट रूम टेम्परेचर क्या आ गया आपका, डेंसिटी एट रूम टेम्परेचर अपॉन डेंसिटी ऑफ आपका 900 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। आपको पता है रूम टेम्परेचर पर कौन सा स्ट्रक्चर है उसका, बीसीसी, बॉडी सेंटर क्यूबिक, और अगर 900 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया तो एफसीसी, दैट इज फेस सेंटर क्यूबिक। तो अगर मैं डेंसिटी का फॉर्मूला आपको ध्यान हो तो क्या होता है, Z इंटू एम, दैट इज मोलर मास, क्योंकि आयरन है तो मोलर मास आपका सेम ही रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स एट बीसीसी, ठीक है, अपॉन ये आपका है एवोगाड्रो नंबर इंटू ए क्यू, ठीक है। तो ये हो गया बीसीसी का। अगर मैं देखूं तो बीसीसी में मैं यहाँ पे बी मेंशन कर दे रही हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ये आपका बीसीसी की डेंसिटी का कैलकुलेशन हो गया अपॉन एफसीसी का डेंसिटी। तो एफसीसी का डेंसिटी क्या हो जाएगा, अगर मैं डिवाइड करूं तो Z ऑफ एफसीसी इंटू एम, ठीक है, अपॉन, तो मैं अपॉन को ऊपर ले जा रही हूँ, Na इंटू ए क्यूब ऑफ एफसीसी सेंटर, ठीक है। जब मैं इसको, क्योंकि Na की वैल्यू सेम रहेगी, M की वैल्यू सेम रहेगी, Z की वैल्यू बीसीसी में Z नंबर ऑफ एटम्स होता है, कितना होता है 2, ठीक है। ए क्यूब, अगर आपको पता है बीसीसी में रिलेशन कितना होता है कि बॉडी सेंटर पर अभी हम पढ़ते आ रहे हैं कि ए कितना होता है, दैट इज √3a इज इक्वल टू 4r, ये पढ़ा था। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4r बाई √3, ये हो गया बीसीसी के लिए। ए का एज लेंथ का रेडियस के साथ रिलेशन हो गया बीसीसी का। एफसीसी में अगर मैं देखूं, ठीक है, ये बीसीसी में है, अगर मैं यही चीज एफसीसी में कैलकुलेट करूं तो जो उसका मतलब फेस का फेस डायगोनल कितना होता है, फेस डायगोनल होता है √2a, √2a इज इक्वल टू जो आपका आता है 4r, तो मतलब a इज इक्वल टू आ गया 4r बाई √2, 4r बाई √2, ठीक है। तो ये आ गया आपका एफसीसी में वैल्यू 4r बाई √2। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर m तो आपका कैंसिल हो गया है, मतलब अगर मैं यहाँ पर a क्यूब की वैल्यू रखूं, दैट इज बीसीसी, बीसीसी में अगर मैं a क्यूब की वैल्यू रखूं मतलब 4r अपॉन √3 का होल क्यूब, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर z की वैल्यू कितनी होती है एफसीसी में 4 अपॉन, अगर मैं इधर रखूं 4r अपॉन √2 का होल क्यूब, ठीक है। 4r क्यूब से 4r क्यूब कैंसिल, तो आपका क्या बचता है, यहाँ पर बच गया एक तो 2, ठीक है, यहाँ पर 4, यहाँ पर हो गया आपका 3√3 और यहाँ पे आ गया आपका 2√2, ठीक है। तो आपका ये हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका 3√3 अपॉन 4√2, 3√3 अपॉन 4√2, 3√3 अपॉन 4√2 मीन्स C विल बी योर आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल था। आपको वैल्यूज वगैरह पूरी लर्न होनी चाहिए कि एफसीसी में क्या होता है और बीसीसी में क्या होता है, यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू, ठीक है। 3√3 अपॉन 4√2, ओके। चलिए एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं फिर भी, ठीक है, चलिए, ओके। तो सी विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेटल हैज अ एफसीसी लैटिस, द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज 404 पिकोमीटर, द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज दिस, द मोलर मास ऑफ द मेटल इज, ठीक है। डेंसिटी का आपको एनसीईआरटी में फॉर्मूला गिवन है, ठीक है, कैलकुलेट भी कर सकते हैं आप।
डेंसिटी इज इक्वल टू Z अप इंटू M अपॉन एवोगाड्रो नंबर इंटू AQ। ठीक है, आपको वैल्यू गिवन क्या क्या है, सबसे पहले गिवन लिख लीजिए। डेंसिटी गिवन है कितना, डेंसिटी देखिए 2.72 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर ग्राम पर ml। ठीक है, और आपको क्या गिवन है, एज लेंथ गिवन है, एज लेंथ है आपकी 404 पिकोमीटर। पिकोमीटर को जब आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 404 इंटू 10 पावर -10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको 404 ना लेके आप क्या कर लीजिए 4.04 इंटू 10 पावर -8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप वैल्यू जब पुट करेंगे तो डेंसिटी की अगर रख दिया आपने 2.72 इज इक्वल टू, कौन सा स्ट्रक्चर बोल रहा है वो बोल रहा है मेटल्स FCC। FCC में Z की वैल्यू नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं 4 इंटू मोलर मास आपको कैलकुलेट करना है, Na की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। फॉर इजी कैलकुलेशन हम 6 इंटू 10⁻23 लेके चल रहे हैं। ठीक है, A क्यूब मतलब 4.04 इंटू 10⁻⁻8 का होल क्यूब। ठीक है, तो ये आपका आ गया, अगर आप इसको इजीली कैलकुलेट करेंगे तो 4, ठीक है 4 इंटू M अपॉन, तो ये हो गया 6 इंटू 10⁻23। अब ये क्या होगा 4.04 है, 4 ही लेके चलिए तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, और ये हो गया आपका 10⁻24। ठीक है, और यहाँ पे आ गया 2.72। चलिए यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल हो गई 16 टाइम्स। ठीक है, आप अप्रोक्स में वैल्यू करके चलिए, ये हो गया 96 और ये आपका 23, यहाँ पे 10 पॉइंट, यहाँ पे 10⁻⁻1 बचा। आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो 16 6 96, 96 और 2.2। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये आपका 26 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 26 पॉइंट समथिंग आएगा, मींस आंसर इज A। ठीक है, केवल कैलकुलेशन करना है आपको, तो मोलर मास आ गया आपका अप्रोक्स 27। ठीक है, ग्राम पर मोल विल बी योर आंसर। ठीक है, चलिए तो इस तरह से आप पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, formula of nickel oxide with metal deficiency defect in its crystal is 0.98 oxygen. The crystal contains Ni2 plus and Ni3 plus ions. The fraction of nickel existing as Ni2 plus ion. Okay, तो आपको एक आपको दे रखा है कि निकल का कंपाउंड दे रखा है जो कि नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड है, दैट इज Ni 0.98। अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं तो मेरा हो जाएगा 0.98 x -2 इज इक्वल टू 0। ये आ गया मेरा x इज इक्वल टू आ गया 200/98। ये मेरा एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आ गया निकल का। ठीक है, अब मुझे टोटल नंबर ऑफ एटम्स में मुझे फ्रैक्शन पूछा है, क्योंकि निकल 0.98 में दोनों होंगे, Ni2 प्लस भी होगा और Ni3 प्लस भी होगा। तो लेट्स टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, मैंने मान लिया टोटल नंबर ऑफ एटम्स मैंने मान लिए, सपोज क्योंकि फ्रैक्शन पूछा है तो मैं 1 लेके चलूंगी, अगर वो परसेंटेज पूछता तो मैं 100 लेके चलूंगी। ठीक है, तो सपोज मैंने मान लिया टोटल जो नंबर ऑफ एटम्स है कितना है 1 है, और उसमें मान लिया कि Ni2 प्लस का फ्रैक्शन, सपोज Ni2 प्लस का फ्रैक्शन कितना हो गया x है, तो अगर ठीक है x ले लीजिए या फिर आप और कोई अल्फाबेट ले लीजिए, क्योंकि x आपने ये लिया है तो आप ले लीजिए y है। ठीक है, तो Ni3 प्लस का कितना हो गया, Ni3 प्लस का फ्रैक्शन कितना हो गया 1 - y। ठीक है, अब देखिए अगर मैं देखूं एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर मतलब क्या होता है कि टोटल ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ
एटम्स। ठीक है, तो मेरा एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर मेरा निकल आया, दैट इज 200। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर इज कितना है मेरा, यहां से हम लेके चलते हैं, तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर रखा मैंने 200/98। ठीक है, और अगर मैं देखूं टोटल ऑक्सीडेशन नंबर, तो जो 2+ है उसका ऑक्सीडेशन नंबर, उसके एटम्स कितने हैं, y इंटू 2, और जो आपका 3 है उसके नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 1 माइनस y अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका 200/98 इज इक्वल टू 2y प्लस 3 माइनस 3y। ठीक है, तो जब ये आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया, -y प्लस 3 इक्वल टू 298। ठीक है, तो ये आ गया आपका 98, तो ये हो गया आपका 200 इक्वल टू -98y प्लस 98, तो ये हो गया 294। जब 294 में से 200 माइनस करेंगे तो 98y इज इक्वल टू कितना हो गया, 94। तो y इज इक्वल टू आ गया आपका 94/98। ठीक है, तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 0.9 समथिंग, मीन्स 0.96 विल बी योर आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से आप ऐसे क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, टोटल पूरा अच्छे से देख लीजिए, 0.96 विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिफेक्ट्स इन द क्रिस्टल सॉलिड इज। देखिए ये पूरा कंप्लीटली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो थ्योरेटिकल जो ये पार्ट है, डिफेक्ट्स आपको बहुत अच्छे से कर लेने हैं, शॉर्ट की हो चाहे फ्रैंकल हो, आपको सब पता होना चाहिए। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिफेक्ट्स इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड इज, ठीक है, फ्रैंकल डिफेक्ट्स डिक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन। नहीं, फ्रैंकलिन डिफेक्ट क्या होता है बेटा, कि जो कोई भी कीटाइन या एनाइन क्या करता है, अपनी साइट को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइट में डिसलोकेट हो जाता है, इसलिए फ्रैंकल डिफेक्ट को आप डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं। तो उस पर डेंसिटी का कोई आयन गया नहीं है कहीं, तो डेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, डेंसिटी रिमेन सेम इन अ फ्रैंकल डिफेक्ट्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। पूछ रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, फ्रैंकलिन डिफेक्ट इज डिसलोकेशन डिफेक्ट, यस दिस इज करेक्ट। मैंने अभी बताया कि क्या होता है, आयन अपनी जो लैटिस साइट है उसको छोड़कर वो इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट कि इसे डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट इज फाउंड इन हैलाइड्स ऑफ एल्कलाइन मेटल्स। देखिए फ्रैंकल डिफेक्ट उसमें मिलता है, एल्कलाइन मेटल्स में नहीं, जनरली उन कंपाउंड में मिलता है जिनकी जो कीटाइन और एनाइन की रेडियस में काफी डिफरेंस है। ठीक है, लाइक AgCl हो गया, ZnS हो गया, उसमें आपको फ्रैंकल डिफेक्ट मिलता है, तो ये भी गलत हो गया। शॉर्टकी डिफेक्ट्स हैव नो इफेक्ट ऑन द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। नहीं, शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है बेटा, कि कीटाइन एंड एनाइंस इक्वल नंबर की अपनी जो लैटिस साइड को छोड़ के चले जाते हैं, दैट इज शॉर्टकी डिफेक्ट। तो डेफिनेटली उसमें डेंसिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो उसमें डेंसिटी डिक्रीज होती है, जबकि इसमें लिखा है नो इफेक्ट ऑन डेंसिटी, मतलब ये भी गलत है, तो आंसर हो गया आपका बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द अपीयरेंस ऑफ कलर इन सॉलिड अल्कलाइन मेटल हैलाइड्स इज जनरली ड्यू टू। देखिए क्या होता है कि जब मेटल एक्सेस ड्यू टू एनाइन वैकेंसी, ठीक है, मेटल का एक्सेस इफेक्ट क्या हो जाए कि एनाइन अपनी जो साइट है उसको उससे चला जाए। जैसे कोई भी आपका मतलब जैसे आपका ये यूनिट सेल है, ठीक है, और यूनिट सेल में ये आपका इस तरह से ये अरेंजमेंट है एटम्स का, और यहाँ से क्या करें, जैसे ये कीटाइन है, ये एनाइन है, फिर ये कीटाइन है, ये एनाइन है, ये कीटाइन है, और ये एनाइन है। ठीक है, तो ये क्या करे, ये जो ए है, जो मतलब एनाइन है, ये अपनी जगह से चला जाए, ठीक है, डिसलोकेट हो जाए, तो क्या होगा, आपकी कीटाइन की वैकेंसी, कीटाइन जो है वो ज्यादा दिखेगा, मतलब मेटल आयन आपको ज्यादा दिखाई देगा, तो इस डिफेक्ट को कहते हैं मेटल एक्सेस ड्यू टू एनाइन वैकेंसी। तो चार्ज को तो बैलेंस रखना है हमें, मतलब चार्ज को बैलेंस रखना है, तो क्या होता है, सेंटर जो इलेक्ट्रॉन है वो उस एनाइन की वैकेंसी को ट्रैप कर लेता है, ठीक है, उसमें आ जाता है, और इन्हीं को कहते हैं हम एब्सेंटर्स।
एब्सेंटर्स, इसी के कारण कंपाउंड क्या है वो कलर शो करता है। तो कलर किसकी वजह से होता है, एब्सेंटर की वजह से कंपाउंड शो करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शॉर्टकी डिफेक्ट इन क्रिस्टल इज ऑब्जर्व्ड व्हेन, हमने बताया शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है। शॉर्टकी डिफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ केटाइंस और एनाइंस अपनी लेटिस साइड को छोड़ के चले जाते हैं, इसमें डेंसिटी डिक्रीज होती है। और थर्ड पॉइंट है कि ये उन्हीं आयंस में, ये उन्हीं कंपाउंड में शो होता है जिनमें केटाइन और एनाइन का साइज जो है, जो रेडियस है, वो लगभग इक्वल हो। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ द, और तो इससे क्या होता है कि डेंसिटी भी, जब आयंस अपनी साइड को छोड़ के चले जाएंगे तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल इंक्रीज, ये गलत है। अनइक्वल नंबर ऑफ केटाइंस, ये भी गलत है। एंड आयन लीव्स इट्स नॉर्मल साइड एंड ऑक्यूपाइज द इंटरस्टिशियल साइड, नहीं, ये तो आपका फ्रेंकल डिफेक्ट में होता है। इक्वल नंबर ऑफ केटाइंस एंड एनाइंस आर मिसिंग फ्रॉम द लेटिस, दिस इज करेक्ट। ठीक है, इनफैक्ट दिस इज द डेफिनेशन ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट। चलिए ठीक है, तो आंसर हो गया आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The number of octahedral voids per atom present in a cubic closed packed, देखिए क्यूबिक क्लोज पैक्ड का मतलब होता है कि एफसीसी टाइप का स्ट्रक्चर। ठीक है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग मतलब एफसीसी। एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कहाँ होते हैं, एफसीसी में एक तो कॉर्नर्स पर होते हैं और दूसरा आपका कॉर्नर्स पर होंगे। ठीक है, तो एट कॉर्नर्स पर होंगे तो 8 इंटू 1/8, तो ये हो गया 1। और एक क्या होते हैं, एट फेस सेंटर पे होंगे, तो फेस सेंटर मतलब 6 फेसेस होते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन होता है 1/2 मतलब 3। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 4 एटम्स हो गए किसमें, क्यूबिक क्लोज पैक्ड में। और आपसे पूछा है कि तो जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कितने हो गए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी हो गए आपके कितने, 4। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है पर एटम, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ पे पूछा पर एटम, 4 एटम्स है, 4 टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो पर एटम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो गए, पर एटम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितना हो गए आपके 4/4 इज 1। ठीक है, तो पर एटम ये हो गए आपके 1। ठीक है, पर एटम पूछा जाए तो 1, अगर केवल ये पूछा जाए कि एफसीसी में या सीसीपी में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं तो आपका आंसर 4 होगा, लेकिन उसे पर एटम पूछा है तो आंसर हो जाएगा 1। तो ए विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आयनिक सॉलिड विद शॉर्टकी डिफेक्ट्स कंटेन इन देयर स्ट्रक्चर। ठीक है, आयनिक सॉलिड शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, केटाइन वैकेंसीज ओनली, केटाइन वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल केटाइंस, इक्वल नंबर ऑफ केटाइन एंड एनाइंस। ठीक है, तो ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था आपका, मतलब 1994 में हुआ था, फिर आपका रिपीट हुआ, तो सेम क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ओके, डेंसिटी डिक्रीज इन केस ऑफ क्रिस्टल विद शॉर्टकी डिफेक्ट, हम बार बार बता चुके हैं कि डेंसिटी जो है शॉर्टकी डिफेक्ट में डिक्रीज होती है, बिल्कुल सही है। NaCl इज इंसुलेटर, यस, सॉलिड NaCl जो है वो इंसुलेटर है, हालांकि आयनिक होता है, लेकिन सॉलिड में इसका कोई मूवमेंट ऑफ आयंस नहीं होता, इसलिए ये क्या होता है बेटा, ये आपका नॉन कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है। सिलिकॉन इज सेमीकंडक्टर, बिल्कुल करेक्ट है। सिल्वर इज कंडक्टर, ये भी ठीक है। क्वार्ट्ज इज अ पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल, ये भी ठीक है आपका। ठीक है, फ्रेंकल डिफेक्ट इज फेवर्ड इन दोज आयनिक कंपाउंड इन विच साइज ऑफ केटाइंस एंड एनाइंस आर ऑलमोस्ट इक्वल, ये पूछ रहा है आपसे। फ्रेंकल डिफेक्ट इज फेवर्ड इन दोज आयनिक कंपाउंड्स इन विच केटाइन एंड एनाइंस आर ऑलमोस्ट इक्वल, ये आपका गलत है। ठीक है, ये आपका गलत है। इसमें फ्रेंकल डिफेक्ट हमेशा उसमें शो होता है जब केटाइन और एनाइन का साइज जो है वो मतलब काफी वेरिएशन हो उसमें। ठीक है, एक केटाइन हो सकता है आपका छोटा हो, एनाइन आपका बड़ा हो। ठीक है, तो लास्ट डिफरेंस होता है बिटवीन केटाइन एंड एनाइन, तो दिस इज रॉन्ग। Fe 0.93 O has non-stoichiometric metal deficiency defect, yes this is correct, क्योंकि Fe का है तो 0.93 से 0.96 तक, ठीक है, वैरी करता है। और ये किसकी वजह से होते हैं, इनको कहते हैं हम नॉन स्टोइकोमेट्रिक, क्योंकि ये फ्रैक्शनल वैल्यू है। ठीक है, और ये आपकी होल नंबर वैल्यू नहीं है, तो ये किसकी वजह से प्रोड्यूस होते हैं, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं ना, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट की वजह से ये कंपाउंड प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, चलिए तो आंसर इज आपका इनकरेक्ट पूछा है, तो सी विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
If NaCl is doped with 10 to power minus 4 mole% of SrCl2, the concentration of cation vacancies will be। ठीक है, तो जितना आपका Sr2 प्लस जो डाला रहा है उतनी ही ज्यादा कीटाइन वैकेंसी होगी। देखिए, तो आपको पता है कि Sr2 प्लस पे कितना चार्ज है आपका 2 प्लस, और ये क्या होता है जब Na प्लस के जो क्रिस्टल है उसमें ये डाला जाता है जिससे कीटाइन की वैकेंसी मतलब चार्ज बैलेंस हो जाए। जैसे आपका ये आपका NaCl का क्रिस्टल है, ठीक है, NaCl का क्रिस्टल है तो Na प्लस, यहाँ पर Cl माइनस, Na प्लस एंड Cl माइनस। ठीक है, सपोज क्या हुआ कि यहाँ से दो आपके Na प्लस चले गए, ठीक है, दो Na ने वैकेंट कर दी अपनी साइड, तो क्या होगा फॉर चार्ज बैलेंसिंग, और चार्ज बैलेंसिंग आप Sr2 प्लस जो है Sr2 प्लस को आप ऐड करोगे, तो क्या हुआ जितना आपने Sr2 ऐड किया उतनी ही तो आपकी वैकेंसी रह गई। ठीक है, तो नंबर ऑफ Sr2 प्लस जितने आप ऐड करोगे उतनी ही कीटाइन वैकेंसी क्रिएट होती है। चलिए, लेकिन उसमें पूछा गया है, उसमें पूछा है कंसंट्रेशन पूछा है कितना कि 100 मोल परसेंट में दे रखा है कि 100 मोल ऑफ NaCl is doped with 10 to power minus 4 mole of SrCl2। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ NaCl, 1 मोल ऑफ NaCl कितना होगा, कितना से डॉप किया जाएगा 10 to power minus 4 अपॉन 100, मतलब 10 to power minus 6 मोल ऑफ SrCl2। ठीक है, तो अगर मैं देखूं कि कीटाइन वैकेंसीज कितनी क्रिएट हुई, तो कीटाइन, तो कंसंट्रेशन ऑफ कीटाइन वैकेंसीज तो कितना हो जाएगा, कितना मोल दे रखा है 10 to power minus 6 मोल, मीन्स 10 to power minus 6 into 10 to power 23, तो ये आ गया आपका 6.022 into 10 to power 17, 10 to power 17 इतनी वैकेंसीज क्रिएट हो जाएंगी ड्यू टू एडिशन ऑफ Sr2 प्लस। ठीक है, तो आंसर इज बी विल बी योर आंसर। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If we mix a pentavalent impurity in a crystal lattice of germanium, what type of semiconductor formation will occur? Okay, अगर आप जर्मेनियम क्या है, ये आपका 14th ग्रुप का एलिमेंट है, अगर आप इसमें 15th ग्रुप ऐड करते हैं, ठीक है, 15th ग्रुप के अगर आप एलिमेंट्स ऐड करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्सिस में रहेगा, तो क्या क्रिएट होते हैं बेटा, एन टाइप ऑफ कंडक्टर क्रिएट होते हैं। और अगर आप इसमें 13 ग्रुप एलिमेंट को अगर ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, 13 ग्रुप से यहाँ पर आपके पी टाइप के कंडक्टर जो है वो पी टाइप जो है सेमीकंडक्टर जनरेट होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का आपको ध्यान रखना है, NO-P काफी पूछा जाता है। ठीक है, तो पी टाइप जनरेट होंगे, क्योंकि 3 जो है वो बॉन्ड बना लेंगे, एक आपका होल क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर विल बी योर आंसर, मींस ए विल बी योर आंसर। तो इस तरह से आपके 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने इन्हें अच्छे से कर लिया होगा और आप नीट के लिए जो है तैयार हो गए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट।